हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों के बेहतरीन सपोर्ट से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके आने वाले बोर्ड के परीक्षा यानी कि 2022 में जो परीक्षा होगा ना, तो उसमें उसी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग इसको एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा और बिना क्वेश्चन को मिस किए हुए आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिए। तो चलिए, आप लोग को अगर याद होगा ना तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर याद नहीं होगा तो याद करने की कोशिश कीजिएगा और याद होगा तो रिवीजन कर लीजिए। ये कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण है और ये इस टॉपिक का क्या नाम है? तो ये है इतिहास सब्जेक्ट है, इतिहास सब्जेक्ट है और टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन में, चलिए इसका कॉलम थोड़ा चेंज कर लेना है, रंग इसका, तो इसका रंग कर लेना है हम रेड कलर का। चलिए, रेड सही लगेगा। उसके बाद दिया गया है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की को। तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, दोस्तों आप लोग को याद होगा ना, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि हम वीडियो नहीं देखेंगे। जैसे कि आप लोग को याद होगा तो आप रिवीजन कर लीजिए, अगर याद नहीं होगा तो वीडियो को पॉज करके याद कर लीजिएगा, या अभी एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद दोबारा वीडियो देख करके याद कर लीजिएगा। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ है? तो ये हुआ है मई 1848 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो फ्रांस में किस शासक वंश के पुनर्स्थापना वियना यानी कि कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी बूबो वंश की। बूबो वंश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, 7 नंबर क्वेश्चन है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मतलब मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो लाल सेना से था कि चेका से था कि लाल कुर्ती से था? ऑप्शन इसका डी क्या है? तो डी में है कार्बोनारी से था, मतलब कि कार्बोनारी से था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मतलब कि क्या बोला है क्वेश्चन में, मेजनी का संबंध किससे था? तो मेजनी का संबंध था कार्बोनारी से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोनारी। तो चलिए, ये हम लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, जालवेरिन एक संस्था थी, मतलब जालवेरिन एक कैसी संस्था थी? तो यह एक मतलब व्यापारियों की संस्था थी कि क्रांतिकारियों की संस्था थी कि बुद्धिजीवियों की संस्था थी या सामंतों की संस्था थी? तो जालवेरिन जो है ना, यह एक व्यापारियों की संस्था थी। आप लोग इसको याद कर लीजिए। चलिए, अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आगे 8 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 9 नंबर देखेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, 9 नंबर बोला गया है, 1829 की एड्रियानोपुल यानी कि 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो इसमें से पहला ऑप्शन है हंगरी, दूसरा ऑप्शन है तुर्की, तीसरा ऑप्शन है यूनान और चौथा ऑप्शन है पोलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की। तुर्की के साथ हुई थी एड्रियानोपुल की संधि। और कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में हुई थी। यह भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। दोस्तों आप लोग इन सभी क्वेश्चन कर लिए ना, तो इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। उसके बाद अगर जो आप लोग को समझ में नहीं आया ना, तो दूसरी बार भी देखिएगा, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आप लोग जानते ही हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, अब अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। काउंट काबूर को विक्टर यानी कि काउंट काबूर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो पहला ऑप्शन है गृह मंत्री, दूसरा ऑप्शन है सेनापति, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस का राजदूत और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री के रूप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन होगा? 11 नंबर हो गया, तो सॉरी 10 नंबर हो गया है। 11 नंबर अब पढ़ेंगे हम लोग। गैरी बाल्डी पेशे से क्या था? मतलब गैरी बाल्डी पेशा कैसा था? तो नाविक था कि किसान था? ये अगला ऑप्शन देखते हैं कि नाविक था कि किसान था कि सैनिक था कि दार्शनिक था? तो मतलब गैरीबाल्डी जो पेशा था ना, उसका पेशा था गैरीबाल्डी, मतलब एक व्यक्ति था, उसका पेशा था नाविक, मतलब वह एक नाविक था। नाविक क्या करते हैं? तो वो मतलब कि नाव चलाने वाले नाविक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन हो गया।
12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली एवं जर्मनी दोनों यूरोप देश के अंतर्गत आते हैं। और देखिए दक्षिण अमेरिका एक अलग महादेश है, उसके बाद उत्तर अमेरिका अलग महादेश है, पश्चिम एशिया यानी कि एशिया में ही जगह है पश्चिम एशिया, वो जगह का नाम बता रहा है, लेकिन पश्चिम एशिया कोई महादेश नहीं है, एशिया महादेश है। और ये पश्चिम एशिया जो है ना, इस एशिया में क्या जगह है, जैसे उत्तर एशिया, पूर्व एशिया, मध्य एशिया, इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं, तो यह जगह का इंडिकेट करता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर में बोला गया है रक्त एवं लौह की क्रांति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की क्रांति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन में 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान, मतलब किस देश का साहित्य एवं ज्ञान, उसको मतलब प्रेरणा, मतलब कि प्रेरणा दी उससे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जर्मनी। इसका सॉरी यहाँ पर कुछ मिस टाइपिंग हो गया है, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये मतलब कि यहाँ पर यूनान दिया है और एक जगह मैंने जर्मनी भी देखा था रिसर्च के समय, तो आप लोग इस दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तो आप लोग बुक से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 1871 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कितना नंबर हो गया? 16 नंबर क्वेश्चन होगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सीडान के युद्ध के बाद। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है काबूर ने, दूसरा है बिस्मार्क ने, और रक्त एवं लौह की नीति किसने दी थी? तो बिस्मार्क ने दी थी। तो इसको छोड़िए, अभी आगे बढ़िए। उसके बाद यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो तीसरा ऑप्शन है मेजिनी ने, और चौथा ऑप्शन है गौरीबाल्डी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजिनी। तो मेजिनी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजिनी ने की थी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली का स्थापना की थी गौरीबाल्डी ने, दूसरा ऑप्शन है मेजिनी ने, तीसरा ऑप्शन है बिस्मार्क ने, और चौथा ऑप्शन है काबूर ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजिनी ने। मतलब यंग इटली और यंग यूरोप दोनों की स्थापना किसने की थी? तो मेजिनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन बोला गया है सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था, पहला ऑप्शन दिया है 1867 में, दूसरा ऑप्शन दिया है 1868 में, तीसरा ऑप्शन 1870 में, और चौथा ऑप्शन है 1871 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1870 में। 1870 ईस्वी में सीडान का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है सन 1870 में फ्रांस और पारसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सन 1870 में फ्रांस और पारसा के बीच युद्ध जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था सेडान में। सेडान जगह को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो आगे क्वेश्चन कौन सा है? 21 नंबर है। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है वियना किस देश की राजधानी है? तो पहला ऑप्शन है फ्रांस की, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड की, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया की, चौथा ऑप्शन है रूस की। तो वियना किस देश की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद मतलब ये जो जितना भी दिया गया है ना, इस तीनों का राजधानी आप लोग याद कर लीजिए। तो चलिए हम तीनों को पहले बता दे रहे हैं आराम से। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। और चौथा है रूस। तो रूस की राजधानी कहाँ है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा वियना की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया है। वियना किस देश की राजधानी है दोस्तों? वियना राजधानी है और किस देश की है? तो ऑस्ट्रिया की है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया है क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1854 ईस्वी में हुआ था, कि 1855 ईस्वी में हुआ था, कि 1856 ईस्वी में हुआ था, कि 1860 ईस्वी में हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1854 ईस्वी में हुआ था क्रीमिया का युद्ध। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है पुनर्जागरण, दूसरा ऑप्शन है धर्म सुधार आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है गौरवपूर्ण क्रांति, और चौथा ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ऑप्शन डी कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी में हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति के समय ही राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है 1789 में, 1789 में ही फ्रांस क्रांति हुई थी। दूसरा ऑप्शन है 1791 में, तीसरा ऑप्शन है 1801 में, और चौथा ऑप्शन कौन सा है? चौथा ऑप्शन है 1804 में। तो इसमें क्या बोला गया है? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1804 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है वियना सम्मेलन यानी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन जब हुआ था ना, उस समय अध्यक्ष कौन था? उस समय का अध्यक्ष थे जो मेटरनिक थे। मेटरनिक मतलब वियना सम्मेलन जब हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो मेटरनिक थे। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। पुरातन व्यवस्था जो थी ना उसकी पुनर्स्थापना करना, मतलब पुरातन व्यवस्था पर वे विश्वास करते थे। कौन विश्वास करते थे? मेटरनिक। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया है काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो काउंट काबूर की मृत्यु हुई थी जो हुई थी, पहला ऑप्शन है 1800 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1862 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1864 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1866 ईस्वी में। तो माउंट काबूर की मृत्यु हुई थी, यह हुई थी 1862 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? मतलब कि इटली और जर्मनी का एकीकरण न हो यह कौन सा देश चाहता था? तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, और चौथा ऑप्शन आप लोग यह भी देख लीजिए, चौथा ऑप्शन क्या है? तो रूस है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मतलब कि इटली और जर्मनी का एकीकरण ना हो तो ऐसा कौन सा देश चाहता था? तो यह चाहता था ऑस्ट्रिया। तो इसका ऑस्ट्रिया सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? तो पहला ऑप्शन 1866 में, दूसरा ऑप्शन 1864 में, तीसरा ऑप्शन 1870 में, चौथा ऑप्शन 1871 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है मेजिनी ने, दूसरा ऑप्शन है काबूर ने, तीसरा ऑप्शन है गौरीबाल्डी ने, और चौथा ऑप्शन है बिस्मार्क ने। तो लाल कुर्ती का गठन जो हुआ है ना उसको स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी गौरीबाल्डी ने। तो गौरीबाल्डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है इसको, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है जाल्वेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जाल्वेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह पहला ऑप्शन दिया गया है 1830 में, दूसरा ऑप्शन दिया है 1832 में, तीसरा दिया है 1834 में, और चौथा दिया है 1836 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1834 में। जाल्वेराइन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1834 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन बोला गया है गास्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी? गास्टिन की संधि जो है ना वह किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन 1864 में, दूसरा ऑप्शन 1865 में, तीसरा ऑप्शन 1866 में, और चौथा ऑप्शन 1870 में। तो गास्टिन की संधि जो है ना वह हुई थी 1865 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1865। 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन बोला गया है यूरोपीय सभ्यता का पालना किससे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किससे कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है इटली को, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस को, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड को, और चौथा ऑप्शन है यूनान को। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किससे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनान। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूनान को ही यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो पहला ऑप्शन 1829 में, दूसरा है 1830 में, तीसरा है 1831 में, और चौथा है 1832 में। तो एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी ना वह हुई थी 1829 में। तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है सीडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? सीडान का युद्ध पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच, दूसरा ऑप्शन है पर्सा और डेनमार्क के बीच। अगला ऑप्शन है तो अगला ऑप्शन में बोला गया है इटली और रोम के बीच, और मतलब सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है फ्रांस और पर्सा के बीच। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जैसे कि क्वेश्चन था कि सीडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और पारसा के बीच हुआ था। तो फ्रांस और पारसा इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ये कौन सा 36 नंबर क्वेश्चन था? 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन बोला गया है किस वर्ष यूनान को एक राष्ट्र तंत्र
किस वर्ष यूनान को एक राष्ट्रतंत्र मतलब स्वतंत्र राष्ट्रतंत्र घोषित कर दिया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है 1830 में, दूसरा ऑप्शन है 1832 में, तीसरा ऑप्शन है 1834 में और चौथा ऑप्शन है 1836 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1832 में। तो किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो 1832 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? पहला ऑप्शन है डेनमार्क की संधि, दूसरा ऑप्शन है गैस्टिन की संधि, तीसरा ऑप्शन है प्राग की संधि, चौथा ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट की संधि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मतलब किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। आगे क्वेश्चन है 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है तुर्की, दूसरा ऑप्शन है बुडापेस्ट, तीसरा ऑप्शन है प्रासा, चौथा ऑप्शन है सूडान। तो हंगरी की जो राजधानी है ना वो बुडापेस्ट है। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा बुडापेस्ट। 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो पहला ऑप्शन है प्रासा, दूसरा ऑप्शन है तुर्की, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है सूडान। मतलब गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस का। गीजो जो है ना वो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया और परसा के बीच हुआ था सेडोवा का युद्ध, ऑस्ट्रिया परसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहाँ है? 42 नंबर क्वेश्चन है, ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो इसका पहला ऑप्शन है रूस का, दूसरा है यूनान का, तीसरा है फ्रांस का, चौथा है जर्मनी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनान का। ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनान को। चलिए अब देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन आप इसके पहले जान लीजिए ना कि जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ना ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसीलिए इस क्वेश्चन को मतलब कि ये सभी जो क्वेश्चन है ना उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में अगर जो कन्फ्यूजन होगा ना तो आप लोग सीधे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम होगा ना उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट पूछिएगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, और एक 14 नंबर क्वेश्चन जो था ना उसमें आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो हम बता देंगे अगले वीडियो में। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जिसका सही उत्तर ऐसे ऑप्शन डी ही होगा, यूनान। तो इसका सही उत्तर आप लोग यूनान कर लीजिएगा। अगर जो फिर भी कंफ्यूजन होगा ना तो आप लोग बुक देख लीजिएगा, अगर 10th का बुक होगा तो हिस्ट्री का। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।